हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष कागरा। फिर से आ गया हूं कुछ नई इंटरेस्टिंग बातें लेकर। तो चलिए आज के जल्दी जल्दी टॉपिक से हम शुरू करते हैं। वैसे आप बेस्ट स्पीड के लिए 1.5x पे देख सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल स्पीड भी आपके लिए ठीक ही रहेगी। तो स्क्रीन पे दिए गए सारे टॉपिक्स के ऊपर आज बात होगी कि इंग्लैंड आने से पहले क्या किया जाए, इंग्लैंड आने के बाद क्या किया जाए, और मैं आपकी 30,000 रुपीज कैसे बचाऊंगा। तो इस बात का तो बहुत लोगों को यही सोच रहे होंगे कि मैं 30,000 रुपीज़ किस तरह से बचाऊंगा। बट मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों के कितने पैसे बच सकते हैं। 30,000 इज अ मिनिमम थिंग, इट इज़ जस्ट अ मिनिमम कॉस्ट। आप मेरे मेथड से अगर आप चलेंगे तो उससे ज़्यादा आप क्या नाम है सेव कर सकते हैं डेफिनेटली। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने कुछ तब्दीलियां करी हैं, होपफुली आपको अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये चीज़ जो मैंने आज करी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्यारी मीठी सी शायरी के साथ। खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता, उन्हें खुद कमाना पड़ता है। आगे भी कोई यूं ही नहीं बढ़ जाता, खुद से कुछ कर दिखाना पड़ता है। जी हाँ, तो शायरी तो आपको अच्छी लगी ही होगी। देखो हम लोग यार वीडियो देखते हैं, किसी की वीडियो में खोले तो हमें सबसे पहले क्या फील होना चाहिए, हमें सबसे पहले फील होना चाहिए मोटिवेटेड, कि आप मोटिवेट हैं इस चीज़ से। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये वीडियो कितनी हेल्पफुल है मेरे लिए। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं फर्स्ट बाय फर्स्ट टॉपिक। एक्चुअली मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगी ये, बहुत ही कम शॉर्ट टाइम में मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। हाँ, अगर जो किसी को ये लग रहा है कि वो अपने स्पाउस के साथ उसके साथ नहीं आ सकता, तो ये भ्रम भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। मेरा फ्रेंड अपने स्पाउस के साथ आया है, अपनी वाइफ के साथ वो बंदा आया है, और उसे कोई भी अदर डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे, और बिना पासपोर्ट पे, मतलब जो सरनेम बोलते हैं ना कि सरनेम होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए, आपकी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, स्पाउस में नेम होना चाहिए, कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है, सब मिथ्स है। एक्चुअली यहाँ आप जिन जिन चीज़ों को फेस करोगे मैं पहले ही आपको बता दूंगा, क्या कि आप अगर सितंबर इनटेक मई इनटेक में आने वाले हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। बाकी स्पेसिफिकली आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। देखो यार, जो बंदा जहाँ पे रहता है ना उस चीज़ की वीडियो वो आराम से बना सकता है, बता सकता है। आई डोंट नो बहुत से लोग इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देते हैं जबकि उनके पास बहुत वैलिड इन्फॉर्मेशन रहती है। बाकी जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर कम्युनिटी के सारे लोग हैं, बहुत अच्छा अपने उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। जितना उनसे हो पाता है, जितना वो एलेबरेट कर पाते हैं वो अपनी तरफ से करते हैं। वैसे ही एक छोटी सी कोशिश मैं भी कर रहा हूँ कि यहाँ आने के बाद क्या करें। देखो यहाँ आने के बाद ना आपको 3 से 4 चीज़ें करनी होती हैं, जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपने फ़ोन को चेंज करो ताकि यहाँ के यूके की सारी चीज़ें आपकी चल सके। मोबाइल बैंकिंग को मत करना। अपने फ़ोन को, अगर आप इंडिया के अंदर अपना इंडिपेंडेंट अकाउंट यूज़ करते हो तो उसका रिचार्ज पहले ही करा के आना। और यहाँ पे क्या सेटिंग करनी पड़ती है ये भी आज के शॉर्ट में आपको मिलेगा। देखो मैंने आपके लिए सारी चीज़ें लिखी हुई है। सबसे पहले हार्ड कैश मनी एक्सचेंज को आप पहले ही करा लो, बात का कोई चक्कर मत पालना, बहुत परेशानी होती है। सेकंड, जब आप एयरपोर्ट जाओगे, एयरपोर्ट जाने के बाद आपको 2 चीज़ें मिलेगी। लोग वहाँ पे फालतू की बातें बोलेंगे कि तुम प्रीमियम में करा लो, तुम्हें एक अलग से सीट मिलेगी। भाई यूके के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। यूके का जो वीज़ा फाइल होता है, जो बायोमेट्रिक की डेट आपको मिलती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आराम से बंदा जाएगा, बैठेगा, अपना काम करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम 5 से 10 मिनट लगते हैं सिर्फ। वो भी वेटिंग टाइम है 5 से 10 मिनट। उसके बाद जो आपका बायोमेट्रिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर हो जाता है। कोई आपसे सवाल जवाब नहीं पूछा जाएगा, कोई वो नहीं, कोई प्रीमियम सब कुछ ये फालतू की चीज़ें लेने की कोई लोड नहीं है। तानू सॉरी, मेरी पंजाबी में कभी कभार निकल जाती है, पर ये फालतू की चीज़ें लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वरी अबाउट इट एनीथिंग, बिकॉज द फर्स्ट एंड लास्ट हम क्या चाहते हैं कि हमारा वीज़ा फाइल हो जाए, हमारा बायोमेट्रिक अच्छे से हो जाए, तो वो हो जाएगा, नो इशू। ये फालतू की बातें करेंगे कि आप प्रीमियम ले लो, अब 7,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, बट उससे आपको 1-to-1 काउंसलिंग मिलेगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ भी नहीं होता ऐसा, मैंने करा है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई बाहर जाना, सिम लेना, यूके की जो सबसे पहली सिम जो आप लोगे वो लेबारा होगी, जो कि आपको एयरपोर्ट से ही मिलेगी। और एयरपोर्ट से ही अपना फॉरेक्स कार्ड लेना है, फॉरेक्स कार्ड ज़रूर लेना है। आप किसी और कंपनी का भी ले सकते हो, पर फॉरेक्स का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो अगर आप बाहर से बनवाओगे तो आपको मिलेगा 500 या 600 रुपये तक बनता है वो, दिल्ली का मैं बता रहा हूँ। बट अगर आप वहाँ से बनवा लेते हो, सॉरी वहाँ से लेते हो, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट से लेते हो, तो वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। कोई टेंशन वाली, कोई इतनी दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वो दोनों लो। और फॉरेक्स कार्ड अपना एक्टिवेट आने से पहले ही करा लेना, 2 या 3 दिन पहले, और उसकी इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करना आना चाहिए आपको। मैं आज के शॉर्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आप यहाँ पे आने के बाद
क्या करें ऐसा कि आपका फ़ोन जो है वो यूके के हिसाब से चलने लग जाए। तो दूसरी चीज़ क्या करें, दूसरी चीज़ ये करें कि अपने फ़ोन के अंदर जितनी भी सारी सेटिंग्स है यूके वाली करें। यूके वाली सेटिंग करने के बाद यहाँ के पर्सनल जितने भी राइडिंग एप्लीकेशंस हैं, राइडिंग एप्लीकेशन मतलब कि उबर हो गया, फिर से आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। बिल्कुल भाई, फिर से डाउनलोड करने पड़ेंगे, इतना कोई सोचने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सेकंड जो मेन चीज़ है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो है आपका बीआरबी कार्ड। बीआरबी कार्ड क्या होता है? बीआरबी कार्ड आपका होता है बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, या आप इसे बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट कार्ड भी बोल सकते हो। ये नॉर्मली एज अ आपका आईडी प्रूफ होता है कि आप हर जगह अपना पासपोर्ट लेके तो घूम नहीं सकते हो, और आपका जो वीज़ा रहता है, हाँ ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वीज़ा जो रहता है सिर्फ आपके 3 महीने के लिए वैलिड रहता है। वो जब तक आप यहाँ पे अराइव करोगे, मान लो कि आपका जनवरी में वीज़ा मिला तो वो अप्रैल में एक्सपायर हो जाएगा भाई, इतना सोचने वाली बात नहीं है, उस पर घबराने वाली बात भी नहीं है, डरने वाली भी नहीं है। नॉर्मली स्टूडेंट का इतना ही वीज़ा होता है। तो आप बीआरपी जब अपना लोगे तो बीआरपी के ऊपर आपको पूरा टाइम मिलेगा। ये एक बीआरपी का छोटा सा क्लिप है, ऐसा बीआरपी दिखता है, और ये आपको कैसे और कहाँ से लेना है ये भी चीज़ पता है कैसे होती है। लोग इतने मतलब बच्चे, सॉरी टू से, बट बच्चे इतने भोंदू हुए हैं यहाँ के। कुछ बच्चे तो इंडिया से ऐसे आ जाते हैं जैसे मुंह उठा के बस उसके काउंसलर ने जो कह दिया वो सत्य वचन है भाई साहब, कुछ ढूंढना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है उन्हें। अपनी वीज़ा इमिग्रेशन का स्टेटस अपडेट करो। यहाँ आने के बाद किसी भी जगह आप रूम लेते हो तो उसकी रेंटल यील्ड बनाओ। रेंटल यील्ड कैसे बनती है? आप रेंट एग्रीमेंट करवाओ। लोग जैसे कि अब मैं कहीं पे किसी के साथ रह रहा हूँ, मेरे पास उसका रेंट एग्रीमेंट है, मैं आगे किसी बंदे को रख लूँ, क्या तू रहने लगे यहाँ पे, पर मैं तेरे को रेंट एग्रीमेंट नहीं दे पाऊंगा, पैसे तेरे को इतने इतने देने पड़ेंगे, तू कम पैसे दे दियो चाहे, तो बेकार है भाई वो। तुम अपना शेयर कोड ही नहीं ले पाओगे, तुम्हारी यूके के अंदर तुम्हारा जो अपडेट है वो आ ही नहीं पाएगा। और गोरे जो है ना, ये भाई, ये ब्रिटिशर्स जो हैं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ, कागजों के मामलों में ये बहुत पक्के होते हैं। जो कागजात हैं आपके वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए, इसमें बिल्कुल भी अपनी तरफ से 1% की भी कमी मत छोड़ना। तो बीआरपी कैसे मिलता है? मान लो मैंने 1 जनवरी को अपना वीज़ा फाइल करा, तो वीज़ा फाइल करने के 15 दिन के बाद, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में करवाओ, चाहे आप अपना वहाँ पे करवाओ, क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी कराओ, वो दोनों में ही हो जाता है। बट मेरा जो एक सजेशन रहेगा कि आप यूनिवर्सिटी में कराओ, ताकि वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी की एक और ब्रांच देखो जो कि फेमिलियर हो जाओ आप यूनिवर्सिटी से भी। पोस्ट ऑफिस में मत कराओ, झंझट रहता है, आप यूनिवर्सिटी में कराओ, सबसे बेस्ट रहेगा, बढ़िया। जैसे ही आपका वो मिल जाता है, आपको रेजिडेंस कोई मिल जाता है, रेजिडेंस मिलने के बाद, और सबसे पहली बात, पेशेंस, सब्र करना है यहाँ पर, इम्पेशेंट नहीं होना। जॉब नहीं मिल रही है, घर नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, अब कैसे होगा? सब हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम बिताओगे, वो कैसे होगा ये भी मैं बताऊंगा। आप भी सोच रहे होगे कि मैं कितनी सारी चीज़ें बताऊंगा, पर मैं हूँ क्यों यहाँ पे यार, ताकि आप वहाँ से ही प्रिपेयर हो जाओ और बिल्कुल यहाँ पे फ्रेश माइंड से आओ कि अब मुझे सब पता है और मैं सब कर सकता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हर कोई आपको यही सजेशन देगा कि जब आपका वीज़ा आ जाए तब आप अपनी फ़्लाइट को बुक करो, पर मेरी तरफ से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये थोड़ी सी नासमझी होगी। क्यों? क्योंकि जब वीज़ा आ जाता है तो आपका जाने का टाइम बहुत पास आ जाता है। हालांकि आपके पास अगर 1-2 महीने बचे हुए हैं तो बात एक अलग है, पर जब आपकी स्टडी शुरू हो रही है उसी वक्त अगर आप आओ तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। क्यों? क्योंकि ये शुरुआत से बिल्कुल बेसिक कराते हैं। आपकी फाउंडेशन जो है ना, जब वो इम्प्रूव होगी तब जाके आप आगे उस चीज़ को कैच कर पाओगे। हालांकि आप एक मैसेज करोगे तो ये एक्सटेंशन आपको 1 महीने तक का दे देते हैं, 15 दिन का दे देते हैं। मान लो कि 20 तारीख से क्लास शुरू है तो ये बोल देंगे कि नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख तक आ जाना, या नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक आ जाना, एक हफ्ते या फर्स्ट वीक में आ जाना, सेकंड वीक में आ जाना, लास्ट वीक में आ जाना। तो उसमें इतना टेंशन वाली बात नहीं है, बट आपको कवर करने में दिक्कत होगी। तो इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इस चीज़ को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, मान लो आपका कास्ट लेटर आता है, कास्ट होता है कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर। 22 तारीख को आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है। आपका जो लेटर आया है वो आया है तकरीबन 5 तारीख को। 5 तारीख के बाद आप अपनी फ़्लाइट जो है वो बुक नहीं करा रहे हो कि मेरे जब वीज़ा आएगा तब मैं अपनी फ़्लाइट बुक कराऊंगा। अरे भाई, वीज़ा आए या ना आए, आप अपनी फ़्लाइट को बुक कराओ, क्योंकि कास्ट लेटर आने का मतलब है भाई तुम्हारा वीज़ा आ चुका है, 90% वीज़ा का काम फिनिश हो चुका है, तभी वो कास्ट आया है। तो कास्ट लेटर का मतलब ही यही होता है कि आपका वीज़ा आ चुका है भाई। तो 5 तारीख को मान लो आपने अपनी फ़्लाइट की टिकट को बुक कराया, वो भी कब के लिए? वो भी आपने 20 तारीख के लिए बुक कराया, ठीक है। तो बाकी के जो 7 दिन आपके रह जाएंगे, अगर आप वीज़ा के आने के बाद उसे कराते हो तो आपकी फ़्लाइट टिकट्स 1 हफ्ते बाद की बुक होगी। मतलब 5 तारीख को जहाँ पे आप कर रहे हो वो सीधा होगी फिर आपकी 12 तारीख को या 13 तारीख को, जो कि आपके फ्लक्चुएशन होके आपके प्राइजेस तब कम से कम 20 से 25,000 या 30,000 तक मिनिमम कह रहा हूँ, ये मिनिमम इतने बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इतने होंगे ही होंगे। डायरेक्ट फ्लाइट के इतने ही होते हैं
वो हिथ्रो पे आती है डायरेक्ट फ्लाइट आपकी, ठीक है ना। यहाँ पे एक वो है, क्या कहते हैं, लंदन एयरपोर्ट है, हिथ्रो एयरपोर्ट, वहीं पर ही आती है। तो उस जगह आने के बाद आपका जो है कैसे होगा कि जब आप अपनी फ़्लाइट को वहाँ के लिए बुक करोगे तो वो 30 से 40 हज़ार रुपये और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप एक बात सोचो, मान लो आपने 20 तारीख की फ़्लाइट बुक कराई है, वो भी जब आपका कास्ट लेटर आया आपने तभी बुक करा दी है, कम से कम 20 दिन पहले या फिर 25 दिन पहले आपने बुक करा दी है, जिस दिन आपका कास्ट लेटर आया। तो क्योंकि आपको फ़्लाइट बुक कराने के लिए कोई सिर्फ अपने पासपोर्ट नंबर चाहिए होता है और कुछ ऐसा एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है, इतना कोई भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही आपने अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक कराई, आपकी अगर 30 से 40 हज़ार तक मेरी फ़्लाइट टिकट जो है वो बुक होती है, मान लो 45 हज़ार की भी बुक होती है, ठीक है। तो मैं भाई 1 लाख में आया हूँ, 45 हज़ार की बुक हो रही है। अगर कैंसिलेशन चार्ज भी लगता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वो डिले हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो भी जो कैंसिलेशन चार्ज जो तुम्हारा लगेगा वो सिर्फ 5 से 6 हज़ार रुपये तक लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बाकी के सारे पैसे जो हैं वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे, अगर कभी आपका जाने का नहीं होता है तो, ठीक है। तो अगर बाकी ना हो, नहीं होता है, तो वो वापस आ जाएंगे, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अगर आप 1 हफ्ते के या 2 हफ्ते के बाद उसमें कराओगे, जब आपका आ गया है क्या कहते हैं, वीज़ा आ गया है, उसके बाद आप अगर करा रहे हो, तो आपके कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये ज़्यादा लगेंगे। तो बजाय अपने 5 हज़ार रुपये गंवाने के 30 से 40 हज़ार एक्स्ट्रा क्यों लगवाने आपने? लॉजिक है ना बात में। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया हो तो मेरे को कमेंट करो, मैं आपको एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा और एग्जाम्पल के साथ में दिखाऊंगा, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ में दिखाऊंगा कि आप कैसे उस चीज़ को बुक कर सकते हो। एक छोटा सा डेमो भी मैं दूंगा आपको। तो बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है, सॉरी इतनी लंबी वीडियो बनाने के लिए, पर मैं क्या करूँ, काफ़ी चीज़ें थी आज के लिए। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, एंड होपफुली आप सब बहुत अच्छे हो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर से खुशी खुशी, नहीं वो शायरी पहली बार ही सुनते हैं, खुशी खुशी अपना दिन बिताइए। हैव अ लवली डे, टेक केयर, बाय बाय।